हेलो, आप लोगों का उर्मिला लॉ कॉलेज तुलसी नगर प्रयागराज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम आप लोगों को सेमेस्टर चतुर्थ में विषय भारतीय संविधान के विषय में पढ़ाएंगे। और सर्वप्रथम हम आपको शुरू करेंगे जहाँ तक हमने पढ़ा दिया था उससे आगे का विषय हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो हम प्रश्न देते हैं, आपको प्रश्न लिखते हैं कहाँ से पढ़ाना है हमको। तो हमने आपको देखिए, पहले हम ये प्रश्न आपका लिख देते हैं तो उसके आगे हम चर्चा आगे करेंगे। या तो देखिए, इसमें केंद्र राज्य संबंध के विषय में हमको पढ़ाना है। तो इसमें आपका प्रश्न कैसे बनेगा, हम इसके विषय में हम बता रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न कैसे बनता है इसमें कि केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसकी अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन कीजिए। ठीक। और इसको हम ये चैप्टर प्रारंभ करने से पूर्व हम बता दें कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया था। या तो प्रश्न वाइज बता देते हैं या हम मुख्य बिंदु का उल्लेख कर देती है। तो इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था भारतीय संविधान की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। उसके बाद हम आते हैं भारतीय संविधान सभा के विषय में हमने आपको बता दिया था। उसके बाद हम जो है जहाँ से अनुच्छेद शुरू होता है, अनुच्छेद 1, 2, 3 राज्यों संबंध में बता दिया था इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम प्रस्तावना बता दिया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक आपको बता दिया था। उसके बाद भाग 4 में बढ़ते हैं तो हम आपको नीति निर्देशक तत्वों के विषय में हमने बता दिया था। और हमने आपको मौलिक अधिकारों के विषय में बता दिया था। एक प्रश्न यहाँ पे हमने आपको बताया था, जिसे कुछ छात्र पूछे थे, क्या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जा सकता है? तो हाँ, कहा जा सकता है। लेकिन अगर हम अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में बोलते हुए यह कहा था कि अनुच्छेद 32 जो है भारतीय संविधान की आत्मा माना जा सकता है। ठीक है। तो और हमने एक चीज बताया था, कभी कभी एक प्रश्न आता है, नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग कभी कभी परीक्षाओं में क्या करते हैं, ऐसे ऐसे लाइन वाइज आप लोग कर देते हैं, ऐसे ऐसे कर देते हैं। नहीं, इसमें एकदम स्पष्ट चीज है कि यहाँ लिखिए नीति निर्देशक तत्व एक तरफ। ठीक है। और ऐसे लाइन खींच दीजिए और एक तरफ लिख दीजिए मौलिक अधिकार। तो जैसे यहाँ एक नंबर यहाँ डाले, एक नंबर यहाँ डाले, 2 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ। इस प्रकार से आपको अगर अंतर वाला कोई भी प्रश्न आ जाता है अंतर वाला, तो आप लोगों को इसी प्रकार से वह प्रश्न हल करना है। और इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमने आपको राजभाषा के संबंध में कभी कभी लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, इसके विषय में बता दिया था। उसके बाद हमने कार्यपालिका के विषय में बता दिया था, संघ सूची के विषय में बता दिया था कि भारत में कितनी अनुसूचियां हैं, कितनी सूचियां हैं, इसके विषय में हमने बता दिया था। हम आप लोग एक और प्रश्न पूछे थे सूची विषय में, तो भारत की संविधान सभा में 3 सूचियां हैं, जो इसको संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का नाम दिया गया है। इसमें अपने अपने प्रकार के विषय समाहित किए गए हैं। तो अगर हम अवशिष्ट शक्ति की बात करते हैं, अवशिष्ट शक्तियों की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य को
प्रदान की गई हैं, लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य को नहीं प्रदान की गई हैं। उस पर कानून बनाने की शक्ति सिर्फ केंद्र सरकार को होती है, अर्थात संसद को होती है। तो उसी के संबंध में हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। इससे पहले हम बता दें कि आपको न्यायालय के विषय में पढ़ा दिया था, और कार्यपालिका के विषय में बता दिया था, राज्यसभा के विषय में बता दिया था, राष्ट्रपति के विषय में बता दिया था, निर्वाचन आयोग के विषय में हमने बता दिया था। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, तो हम आपको बताते हैं कि केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट करते हुए उसकी आवश्यक शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो ये जो है आपका ये, जैसे कि हमने आपको एक चीज़ विदेशी स्रोत के विषय में बता दिया था कि जो हमारे भारतीय संविधान के स्रोत हैं वो कहाँ कहाँ से लिए गए। कनाडा से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, अमेरिका से क्या लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, ये सारी बातें हमने आपको बता दिया था। तो केंद्र राज्य संबंध ये जो है कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। ठीक, कनाडा के संविधान से ग्रहण किया गया है। और हम आपको बता देते हैं आगे, जैसे हमने पहले ही बता दिया संघ सूची, राज्य सूची, और अब हम बताते हैं आपको भारतीय संविधान की केंद्र तथा राज्य के मध्य विधायी, प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन न्यायपालिका को विभाजन से हटा दिया, दूर रखा गया है, इसलिए कि न्यायपालिका इसकी परिधि से बाहर है। इसीलिए माना गया है कि भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम आते हैं आवश्यक शक्तियों के विषय में बताते हैं आपको। तो आवश्यक शक्तियों के विषय में कहा गया है जिन विषयों को संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं शामिल किया गया है, उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। तो इसके विषय में हम आपको बताएंगे कि आवश्यक शक्तियाँ क्या है। ठीक है, हम कुछ अनुच्छेद बता रहे हैं आपको, जैसे कि आवश्यक शक्तियाँ क्या है। अनुच्छेद एक बार अनुच्छेद लिख लेते हैं। अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके विषय में हम आपको बताते रहे। 250, अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 257। तो अगर हम इसकी चर्चा करें अनुच्छेद की, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की शक्ति संसद, मतलब कि जो अगर कहीं वो अतिरिक्त न्यायालय का उपबंध करना है, स्थापित कर रहा है, तो उसकी शक्ति भले किसी भी राज्य में हो, लेकिन उसकी शक्ति संसद को प्रदान की गई है। संसद नियम बनाकर उसकी स्थापना करेगी। यह जो है राज्य सरकार नहीं कर सकती, इसके अधिकार क्षेत्र से यह बाहर आता है। और 249 की चर्चा अगर करें तो राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद के कानून बनाने की शक्ति। राष्ट्रहित में, जैसे कि राज्य के हित में कोई चीज़ है तो राज्य में जो मुख्यमंत्री हैं, जो उसकी संसदीय मंत्रिमंडल है, वह राज्य में बनाएंगे, और राष्ट्र हित में कोई निर्णय लेना है तो संसद के पास उसकी शक्ति है। अगर 250 की हम चर्चा करें आपसे, तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर आपातकाल स्थिति में संसद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। 253 की चर्चा यदि करें हम, तो 253 में संसद को किसी अन्य देश या देशों के साथ की गई संधि, करार या अभिसमय अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगम या अन्य निकाय में किए गए किसी भी निश्चय के कार्यान्वयन के लिए भारत में संपूर्ण राज्य क्षेत्र या किसी भाग के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ये है 253। और 257 की हम अगर चर्चा करें आपसे, कुछ मामलों में संघ राज्यों के ऊपर नियंत्रण, मतलब कुछ ऐसे भी मामले हैं 257 के अंतर्गत जो संघ मतलब केंद्र सरकार राज्यों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो इस क्लास में हम आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको। अगले क्लास में
और जो बातें हैं उसको बताते हुए आगे का चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे। धन्यवाद।